Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Trudeau, the Canadian Prime Minister's resignation. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. जैसा कि हमने हेडलाइंस में ही देख लिया कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज़ रिजाइंड। अब ये भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के रेजीम में पिछले 2-3 सालों में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए थे। तो अब उम्मीद है कि ट्रूडो के रेजिग्नेशन के बाद भारत और कनाडा के रिलेशंस वापस से रीडिफाइन होंगे. इट विल लीड टू रीसेट इन इंडिया कनाडा रिलेशंस which had strained in the recent times during Trudeau regime. तो आखिर क्या प्रॉब्लम हुई थी ट्रूडो के प्राइम मिनिस्टरियलशिप के दौरान भारत और कनाडा के रिलेशंस में, वो ज़रा समझते हैं. देखिए, कनाडा के अंदर लगभग 2.1% जो पॉपुलेशन है वो सिख कम्युनिटी की है. ज़्यादातर इनमें से वो सिख हैं जो भारत से माइग्रेट होकर के जाकर के कनाडा में सेटल हुए हैं. अब पिछले कुछ सालों में जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हुई कनाडा के अंदर, और वो उनके इंटरनल, जिस तरह से हर देश के अंदर होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो जाती है. उसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बड़ा कारण होता है. लोगों को हमेशा कोई नया चेहरा चाहिए होता है. तो जस्टिन ट्रूडो वाज आल्सो फेसिंग दैट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर. ही हैड बीन प्राइम मिनिस्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो उनकी पॉपुलैरिटी जब कम हो रही थी तो वो नए नए तरीके ढूंढ रहे थे कि कैसे अपने वोट बैंक को स्ट्रांग किया जाए. और उन्हीं तरीकों में से एक उन्होंने तरीका देखा कि क्यों ना यहाँ की जो सिख कम्युनिटी है, जो वैसे तो भारत से आई है बट अब कनाडा के अंदर रह करके उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, तो उन सिख कम्युनिटी को अपीज किया जाए और फिर उसको वोट बैंक में कन्वर्ट किया जाए. और इसके लिए धीरे धीरे वो सिख कम्युनिटी को रेडिकलाइज करने वाली बातें करने लगे. मेनली खालिस्तान बनाने का डिमांड. खालिस्तान का जो आइडिया है, ये मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बट आप ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए कि भारत के अंदर एक अलग देश, पंजाब और थोड़ा बहुत हरियाणा वाले रीजन को लेकर के अलग देश बनाने की बात कही जाती है. यानी कि एक तरीके की सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है जो भारत के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है, दिस आइडिया ऑफ खालिस्तान. तो नेचुरली भारत के लिए तो ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला है. भारत इस तरह की किसी भी बात को कहीं भी परमिट नहीं करेगा. इस तरह की किसी भी बात को कहीं भी डिस्कस अगर किया जाएगा तो भारत के सिक्योरिटी, टेरिटोरियल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है. लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्या देख रहे थे कि वहाँ जो कनाडा के अंदर जो सिख हैं, उनको अगर खालिस्तानी सेंटिमेंट उनके अंदर अगर प्रमोट किया जाए, उनको रेडिकलाइज किया जाए, तो उसके बाद इस तरीके की एंटी इंडिया बातें करके कि भारत ने सिख लोगों के इंटरेस्ट को दबा रखा है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को सप्रेस किया है और खालिस्तानी सेंटिमेंट्स को हवा दे करके वो अपना वोट बैंक जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं सिखों के तौर पे, सिखों के रूप में इन कनाडा. यही चीज वो कर रहे थे पिछले 2-3 सालों से. बार बार एंटी इंडिया स्टेटमेंट देना, प्रो खालिस्तानी बातें करना, ये जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन चुका था. और यही कारण है कि भारत और कनाडा के रिलेशंस काफी खराब होने लगे थे ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरियलशिप ऑफ जस्टिन ट्रूडो. 2023 में एक बड़ी घटना हुई थी. जून 2023 में, लगभग 1.5 साल हो गए, वहां पे एक प्रो खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर का असैसिनेशन हुआ. उसको किसी ने मार दिया. जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि निज्जर को मारने के पीछे भारत सरकार का हाथ है. और जस्टिन ट्रूडो ने कोशिश की इसको प्रूफ करने की. वो बात अलग है कि वो कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं दे पाए, बट इससे भारत का इमेज पूरे दुनिया भर में खराब हो रहा था जस्टिन ट्रूडो के इस एलिगेशन के कारण. देखिए, अगर कहीं से भी साबित हो जाता है कि भारत सरकार ने अपने एजेंट्स को भेज करके कनाडा के अंदर किसी इंसान को मरवाया है जो कैनेडियन सिटीजन है, तो ये भारत को इस तरीके से प्रोजेक्ट करेगा वर्ल्ड ऑर्डर में कि भारत दूसरे देशों की इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट नहीं करता. हम अपने एजेंट्स को वहां भेजते हैं और वहां के सिटीजन्स को मरवाते हैं. देखिए, दुनिया के देश ऐसा करते हैं, अपने एजेंट्स को दूसरे देशों में भेजते हैं कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज करने के लिए, बट कोई भी देश ओपनली इसको एक्सेप्ट नहीं करता है.
ना कभी करना चाहेगा फ्यूचर में। क्योंकि ऊपर से कहने के लिए सारे देश एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, तो अपने लोगों को वहाँ पे ऐसी किसी भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं कराएंगे जो वहाँ पे लीगली परमिटेड नहीं है। ये कहने की बातें हैं। तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स उनको पता है, इसी को तो कहते हैं रियलिज्म, दैट देयर आर सर्टेन आइडियाज दैट आर जस्ट टू बी सेड, नॉट मेंट टू बी फॉलोड। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा भारत ने सच में निज्जर को मरवाया ही था, बट मैं बस यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशन लगाए जिससे भारत की इमेज खराब हुई, और तब से भारत और कनाडा के रिलेशंस लगातार खराब होने लगे। लेकिन साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी फेस कर रहे थे। उनके देश के अंदर जो उनकी इकोनॉमी है, वो लगातार एक के बाद दूसरा क्राइसिस फेस कर रही थी। जैसे इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या वो डील नहीं कर पा रहे थे। जस्टिन ट्रूडो का जो अप्रोच है इमिग्रेशन को लेकर के, दूसरे देशों से आने वाले लोग जो कनाडा के अंदर आकर के रहना चाहते हैं, इवन व्हेन दे आर नॉट लीगली परमिटेड, बट दे वांट टू मूव टू कनाडा बिकॉज ऑफ सम पुल फैक्टर ऑफ कनाडा या पुश फैक्टर ऑफ देयर ओन डोमेस्टिक कंट्री, उन सारे केसेस में वो इमिग्रेंट्स को काफी सपोर्ट करते रहे। तो जस्टिन ट्रूडो हैज बीन फॉलोइंग एन सॉर्ट ऑफ ओपन बॉर्डर पॉलिसी वेयर ही हैज बीन लिबरल टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स, और इसको लेकर के वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, दे हैड डेवलप्ड अ काइंड ऑफ नेगेटिव सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स जस्टिन ट्रूडो एंड हिज पार्टी। जस्टिन ट्रूडो का ऐसा मानना था कि लोगों को लाइए, यहाँ पे सेटल कराइए, उनको सिटीजनशिप दीजिए और बाद में वो बढ़िया वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट ये तमाम क्राइसिस हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई, क्योंकि उनके जो अप्रोच थे इमिग्रेंट्स को लेकर के, वो तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और लोकल रेजिडेंट्स वहाँ के जो पहले से लोग हैं उनको वो बात पसंद नहीं आई। एंड दैट लेड टू बिल्डिंग अप ऑफ इमेंस प्रेशर ओवर जस्टिन ट्रूडो। और यही कारण है कि वहाँ पे इतने पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण उनको अल्टीमेटली रिजाइन करना पड़ा। और इसी कारण से भारत में खूब चर्चा हो रही है, जस्टिन ट्रूडो हैज रिजाइंड बिकॉज नाउ दिस इज अ टाइम टू रिसेट इंडिया कनाडा टाइज। तो ये आर्टिकल भी कहता है, इंडियन एक्सप्रेस का है, कि इमीडिएट रिसेट इन इंडिया कनाडा टाइज माइट बी डिफिकल्ट बट हिज एग्जिट प्रोवाइड्स एन ओपनिंग। ऐसा नहीं है कि रातों रात बदलाव आ जाएगा, लेकिन चलिए ट्रूडो के जाने के बाद अब वापस से कुछ एक पॉजिटिव शुरुआत देखी जा सकती है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं है कि इसी टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रश्न है, इंडिया कनाडा रिलेशंस के ऊपर ये प्रश्न है। आप अटेम्प्ट कीजिए, इसमें कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। G20 के बारे में तो आपको जानना होगा, दूसरा स्टेटमेंट आप अपने कॉमन सेंस से ही गेस कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट भारत पोल पोर्टल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसको समझने से पहले हमें थोड़ा इंटरपोल के बारे में समझना होगा। इंटरपोल के बारे में हमने 5-6 महीने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा नाम आप कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया के 195 देश 195 मेंबर कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इंटरपोल। इसका हेडक्वार्टर है इन लियोन फ्रांस। इसको बनाया गया था 1923 में। भारत ने इसको ज्वाइन किया 1949 में। सो वी कैन से इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर। इंटरपोल करता क्या है? इंटरपोल नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है इंटरनेशनल पुलिस, तो इट बेसिकली कनेक्ट्स पुलिस अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर की पुलिस वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने में इंटरपोल मदद करता है। सो भारत के अंदर किसी ने कुछ क्राइम किया और वो भाग करके चला गया ब्रिटेन, तो अब उसको कैसे पकड़ा जाए, उसको कैसे भारत के अंदर जुडिशियल सिस्टम में उसको लाया जाए और उसको न्यायिक प्रक्रिया से जुडिशियल प्रोसेसेस के थ्रू उसको सजा दिलाई जाए। उसके लिए यहाँ पे इंटरपोल की जरूरत होगी। इंटरपोल के थ्रू उसको ब्रिटेन में गिरफ्तार किया जाएगा और फिर वहां से उसको एक्स्ट्राडाइट करके भारत भेजा जाएगा। तो इस तरीके से इंटरपोल काम करता है। इंटरपोल का ऐसा कोई नहीं कि अपने डेडिकेटेड उनके ऑफिसर्स हैं, दुनिया के अलग अलग जो पुलिस फोर्स है वही आपस में कोऑर्डिनेट करती है थ्रू इंटरपोल। इंटरपोल मेनली फोकस करता है इस तरह की एक्टिविटीज को कर्ब करने में, जैसे टेररिज्म या सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन, पोर्नोग्राफी, या इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स जो क्राइम करके दूसरे देश में भाग जाते हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए इंटरपोल काम करता है। And the funding of Interpol mainly comes from the member countries of Interpol only. President of Interpol is elected by the General Assembly of Interpol, जिसकी मुलाकात 4 साल में एक बार होती है। भारत की तरफ से सीबीआई कोऑर्डिनेट करता है इंटरपोल के साथ। इंटरपोल अलग अलग तरह के नोटिसेज निकालते हैं अलग अलग लोगों के लिए। रेड नोटिस का मतलब वांटेड पर्सन के लिए, बोले कि आपके नाम का रेड नोटिस निकला है, मतलब आप दुनिया के अलग अलग देशों में जहां पे भी इंटरपोल है, जो भी देश इंटरपोल के मेंबर है, वहां पे आप वांटेड हो गए।
Yellow notice is for missing person. Blue notice is for any additional information that needs to be shared amongst the member countries of Interpol. Black notice for unidentified bodies. ग्रीन नोटिस फॉर वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, दुनिया के अलग अलग देशों को कुछ वार्निंग देनी है तो ग्रीन नोटिस निकालता है इंटरपोल. ऑरेंज नोटिस मतलब इमिनेंट थ्रेट, अगर कोई एकदम निश्चित तौर पे कोई खतरा बिल्कुल होने ही वाला है, ऐसा कोई खतरा है जो बिल्कुल इमीडिएटली हो सकता है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ऑरेंज नोटिस निकाला जाता है. पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी, किस तरीके से काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, कुछ कुछ अपने तौर तरीके कोऑर्डिनेशन में अगर कुछ बदलाव करने तो उसके लिए इंटरपोल के लेवल पे पर्पल नोटिस निकाला जाता है. अब आते हैं करंट न्यूज पे. भारत सरकार ने हाल फिलहाल में रिलीज किया है एक नया पोर्टल जिसका नाम है भारत पोल पोर्टल. भारत पोल पोर्टल जो है वो अब भारत के अलग अलग जो स्टेट पुलिस है उनको भी अलाउ करेगा टू कोऑर्डिनेट विथ इंटरपोल. तो ये भारत सरकार ने लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल. और भारत पोल पोर्टल की मदद से अभी क्या होता था कि ओनली सीबीआई फ्रॉम इंडिया कुड कोऑर्डिनेट टू इंटरपोल. तो अगर असम के अंदर कोई क्राइम हुआ तो असम पुलिस को पहले सीबीआई से कोऑर्डिनेट करना होगा एंड देन सीबीआई कुड कोऑर्डिनेट टू इंटरपोल, अगर कोई मामला इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है तो. बट अब भारत पोल पोर्टल की मदद से असम पुलिस सीधा सीधा इस पोर्टल के थ्रू, इस पोर्टल इंटरफेस के थ्रू इंटरपोल को कनेक्ट कर सकती है. तो नाउ दिस भारत पोल पोर्टल हैज इनेबल्ड द स्टेट पुलिस आल्सो टू कनेक्ट टू इंटरपोल. So in that way, it is a positive step in the direction of combating transnational crime. The state police also has been now enabled to deal with such crimes, which includes international agents as well. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रैट होल माइनिंग. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. क्या होता है रैट होल माइनिंग, पहले वो समझते हैं. देखिए, कई सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे कोल मौजूद तो है बट काफी लिमिटेड अमाउंट, कम अमाउंट में. और वैसे एरियाज में फुल फ्लेजेड माइनिंग करने से जो कोल निकल करके आएगा वो कोल कॉमर्शियली वायबल नहीं होगा, क्योंकि कोल तो कम है, अमाउंट तो कम है, बट अगर आप उसका फुल फ्लेजेड एक्सट्रैक्शन करेंगे तो खर्च ज्यादा हो जाएगा, उस हिसाब से उतना कोल निकलेगा नहीं. तो ऐसे एरियाज में माइनिंग के लिए अलग अलग तरीके निकाले गए हैं जो अनसाइंटिफिक भी हैं. उसमें से ही एक तरीका है जिसको नाम दिया गया रैट होल माइनिंग. इसका नाम रैट होल माइनिंग इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं जहां से डिग करके थोड़ा 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 कोल निकाला जाता है. और इस तरीके से फिर रैट, मतलब ऐसा नहीं कि सच में इसमें रैट का इस्तेमाल किया जाता है, बट क्योंकि चूहे जैसे होल बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे छोटा 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 ऐसे 2 फीट या 3 फीट मैक्सिमम का डायमीटर का एक होल बना बना करके कोल निकाला जाता है. दैट इज व्हाट इज नोन एज रैट होल माइनिंग. प्रॉब्लम विथ रैट होल माइनिंग इज दैट कि इसके अंदर होल साइज इतना छोटा होता है कि इसमें फुल फ्लेजेड जो ग्रोन अप इंसान है उनका इस्तेमाल कर पाना कठिन होता है. दैट इज वाई रैट होल माइनिंग में जनरली देखा जाता है कि चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय किए जाते हैं. उसके दो फायदे हो जाते हैं रैट होल माइनर्स के लिए. एक तो बच्चे आराम से इन छोटे छोटे होल्स में घुस सकते हैं कोयला निकालने के लिए, कोल निकालने के लिए, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर हाइट. दूसरा, बच्चे जो है लो वेजेज भी चार्ज करते हैं तो इकोनॉमिकली भी वाइबल हो गया. बट नाउ यू सी इट हैज बिकम इलीगल एक्टिविटी. वाई? बिकॉज एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इन हजार्डस एक्टिविटीज इज इलीगल एज पर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट. तो ये कारण है, ये प्रॉब्लम है रैट होल माइनिंग से संबंधित. एक तो अनसाइंटिफिक तरीके से कोल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, दूसरा चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय किया जा रहा है. रैट होल माइनिंग में जो टेक्निक्स लगाए जाते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं. साइड कटिंग, साइड से कट करते जाइए और थोड़ा सा कोल निकाल लीजिए और बीच में फिर आप बैम्बू लगा करके और ऊपर वाले सरफेस को आप होल्ड करने की कोशिश कीजिए, तो इसको कहा जाता है साइड कटिंग. साइड से कट किया, थोड़ा सा कोल निकाला, बैम्बू निकाल करके ऊपर वाले साइड को जो उसका सीलिंग है उसको होल्ड करने की कोशिश की. और बॉक्स कटिंग, बॉक्स के टाइप साइज में थोड़ा थोड़ा एरिया, ऐसे क्यूब शेप में थोड़ा थोड़ा एरिया काट काट करके निकालते रहे. तो साइड कटिंग एंड बॉक्स कटिंग टेक्निक्स यूज किए जाते हैं रैट होल माइनिंग के अंदर. रैट होल माइनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज मेनली एप्लीकेबल इन स्टेट्स लाइक मेघालय एंड असम. असम में भी बहुत कम है, मेनली मेघालय में. क्यों ऐसा है?
मेघालय के अंदर क्यों रैट होल माइनिंग ज़्यादा पाए जाते हैं, क्यों ज़्यादा वहाँ प्रैक्टिस की जाती है? कारण है कि वहाँ पे जो कोल का जो सीम है, वो बड़ा लेयर में मिलता है और कम-कम होता है। जैसे ये पूरा-पूरा रॉक को मिल गया, पूरा-पूरा इग्नियस रॉक के अंदर बीच में कहीं थोड़ा-सा कोल है, कोल का एक लेयर है। तो कोल लेयर इज़ वेरी थिन, जनरली 2 मीटर के आसपास का विड्थ होता है कोल लेयर का। अब इसके लिए देखिए पूरा-पूरा रॉक को काटिए और फिर कोल निकालिए, और कोल निकला भी कितना, तो बहुत थोड़ा-सा, बिकॉज़ ऑफ थिन लेयर। So that makes coal mining in states like Meghalaya, where coal layer is very thin, commercially unviable, costlier, and thus a new has been developed जिसका नाम है rat hole mining. अब rat hole mining की समस्या मैंने आपको पहले ही बता दी कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, ये अलग-अलग तरीके के हजार्ड क्रिएट करते हैं। हजार्डस कंडीशंस का मतलब क्या है? डेंजरस सिचुएशन व्हिच कैन लीड टू डिजास्टर। तो जैसे लैंडस्लाइड के लिए कंडीशन क्रिएट करता, आप हिली एरिया में इस तरीके से पहाड़ों को काट काट करके छोड़ोगे तो लैंडस्लाइड तो हो ही सकता है। रिवर वाटर का पॉल्यूशन, आप हिली एरियाज को ऐसे काटते रहोगे तो कई सारे ऐसे एसिडिक मटेरियल जो हैं वो निकलते रहते हैं रॉक से, और फिर बारिश के पानी के साथ मिल करके वो जाकर के आसपास की नदियों में मिल जाते हैं। दैट लीड्स टू रिवर पॉल्यूशन, क्योंकि रॉक कोल के साथ साथ थोड़ा बहुत आयरन भी मिल सकता है। अब वो आयरन जो है वो फेरस सल्फाइड रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरस सल्फाइड, वो होता है नेचर में, और बारिश के पानी के साथ मिल करके वो फिर जा करके नदियों को पॉल्यूट करता है। बहुत बार वो नदियों को एसिडिक भी बना देता है, जैसे फेरस सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड पानी के साथ मिल करके H2SO4 भी बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाता है, और ये जो नदियों का पानी एसिडिक होने लगता है, इससे मछलियों के मास लेवल पे कभी कभार डेथ होती है, और इससे कभी कभार इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो जब भी रैट होल माइनिंग पे प्रश्न आए 15 मार्कर का अगर हो, एपीएससी मेंस में अगर हो, तब तो आपको कोपली डैम एक्सीडेंट के बारे में जरूर लिखना चाहिए। जैसे क्या हुआ था कोपली डैम एक्सीडेंट में 2019 में, कि यहाँ पे जो मेघालयन प्लेटू है वहाँ पे रैट होल माइनिंग तो काफ़ी प्रोमिनेंटली की जाती है। तो रैट होल माइनिंग करते 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 वहाँ पे लगातार जो फेरस सल्फाइड निकलता रहता था, उससे जो कोपली रिवर का पानी है वो एसिडिक हो गया। अब एसिडिक होने के कारण जो कोपली रिवर के ऊपर जो डैम है, वो डैम जो है वो उसके पाइपलाइंस कोरोड हो गए, उस पे जंग लग गया, कोरोड हो गए, और कोरोड होने के कारण पाइपलाइन कमजोर हो गई, और एक बार वो पाइपलाइन बर्स्ट हो गया, एंड दैट लेड टू इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जिसमें 4 लोगों की डेथ भी हुई। तो दैट इज हाउ this rat hole mining can lead to acidification of river water, and acidification of river water may lead to industrial disaster. That is an example, a case study of rat hole mining, acidification of river and industrial accident. अब करंट न्यूज ये है कि असम के अंदर रैट होल माइनिंग करते हुए डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में रैट होल माइनिंग करते हुए कुछ लेबर्स एक जगह ट्रैप हो गए। Several workers have been trapped for more than 12 hours in a rat hole mine. अब वहाँ पे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और इंडियन आर्मी सबको लगाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, बट देखते हैं कैसे क्या आउटकम निकल करके आता है। ऐसा प्रश्न आपसे प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है रैट होल माइनिंग के ऊपर। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने बताया नहीं है, रैट होल माइनिंग हमने 6 महीने पहले भी कवर किया था। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूं ताकि इस प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको आसानी हो जाए। रैट होल माइनिंग को इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, एनजीटी ने, साल 2014 में ही बैन कर दिया था। नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस आइडिया प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। रैट होल माइनिंग के ऊपर मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने जो भी डिस्कशन किया उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी सिंपल वन बट फैक्चुअल है इसके बारे में, लेकिन आपको जानना चाहिए इंडियन इकोनॉमी से संबंधित डेटा आप मेंस में आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द करंट गोइंग ईयर इज गोइंग टू बी लोवेस्ट इन लास्ट 4 years। देखते हैं, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। एनएसओ जो भारत के अंदर ग्रोथ रेट निकालने वाली एजेंसी है विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसने कहा है कि साल 2024-25 के लिए हमारा ग्रोथ रेट, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट सिर्फ 6.4% ही रहेगा, विच इज गोइंग टू बी लोवेस्ट इन लास्ट 4 years। तो कोविड पैंडेमिक में जो वी शेप रिकवरी हुई थी,
पैंडेमिक के दौरान फास्ट तरीके से इकोनॉमी नीचे गई थी, ग्रोथ रेट नीचे गया था, फिर फास्ट तरीके से रिकवर भी हुआ था। दिस रिकवरी मेनली कुड बी एट्रीब्यूटेड टू बेस इफेक्ट ऑल्सो। तो इसको कहा गया वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी के बाद पिछले 4 साल में ग्रोथ रेट ठीक ठाक सा ही रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमारा ग्रोथ रेट 8.2% रहा था 2023-24 में। दिस ईयर इट इज गोइंग टू बी 6.4% ओनली। सो इट इज गोइंग टू बी अ टच लोअर देन द ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय आरबीआई। आरबीआई के हिसाब से ग्रोथ रेट was to remain between 6.5% to 7%, but in reality now NSO believes it is going to be 6.4% only. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है एमएसपी से संबंधित। मैंने आपको कल ही बोला था कि ओपन प्रोक्योरमेंट सिर्फ राइस और व्हीट पे होता है, सारे के सारे क्रॉप्स पे नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, और मार्केट प्राइस और एमएसपी का सीधा सीधा कोई रिलेशन नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको बताया था दिस वायरस बिलोंग्स टू अनदर फैमिली। Best describes the economies of scale. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।